Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 सितंबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। वो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तो वालू को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, पिछले 2 दिनों से लगातार लेबनान न्यूज़ में बना हुआ है। तो दोस्तों लेबनान के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो रेड सी है वो वेस्टर्न साइड से लेबनान के साथ बॉर्डर को शेयर करती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सीरिया और इजराइल ये दोनों ही देश लेबनान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आज देखेंगे अखबार में क्या क्या कवर होने वाला है हमारे। और मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल ऐसे हैं आज जिसको लेकर यूपीएससी ने मेंस में 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीलिम्स में 4 सवाल पूछे हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चल सकते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है करंट अफेयर्स का जो महत्व है वो डेली बेसिस पे होता है, आपने मिस करना नहीं चाहिए। क्योंकि आज यार मैं जब सेशन पढ़ रहा था पूरा, जब मतलब ये सेशन बना रहा था तो कई सारी चीज़ें मिली और वो आपको अभी पता चलेगा। पहले देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी को लेकर जो एक पैनल है जिसका नाम है CAQM, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनकी फटकार लगाई है। क्या होता है CAQM और कैसे इसका उपयोग किया जाएगा एग्जाम के अंदर में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद यहीं पर दोस्तों स्टबल बर्निंग का भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जो कि अभी हमने थोड़े दिनों पहले डिस्कस किया था, वो भी साथ में कनेक्ट करके बताऊंगा। अब दोस्तों हुआ यह है कि आज ना इसी आर्टिकल से रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम एक एडिटोरियल भी लिख दिया गया है जो अगेन एयर पोल्यूशन को लेकर यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसको भी यहाँ पर देख लेंगे, दोनों ही आर्टिकल को अपना कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है बेसिकली पेज नंबर 8 पर। यह भी हमारा एक एडिटोरियल है जहाँ पर डिले एंड बेल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों बेल को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, देखिए जो बेल है वो मना नहीं करनी चाहिए। अगर बेल का पूरा ऑप्शन है तो उसको दे दो, नहीं तो फिर इससे जो यहाँ पर हमारा प्रिजन सिस्टम है, जो जेल का पूरा सिनेरियो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या यहाँ पर कहना है उसको यहाँ पे हम समझेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल, यार ये तो कई दिनों से लगातार बना हुआ है। अब देखो लगातार बात हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की, कल भी डिस्कस किया था। बस छोटा सा अपडेट है कि आज यूके ने भी यहाँ पर भारत को सपोर्ट किया है। यूके भी बोलता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टाइमर, उनका कहना है कि इंडिया को बिल्कुल एक परमानेंट सीट देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्या है मैटर, इसको भी यहाँ पर आगे हम समझेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की शुरुआत करें उससे पहले आज का हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल, क्योंकि थंबनेल आर्टिकल से ही शुरू करेंगे ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी जगह पर सभी अखबारों में आपने आर्टिकल देख लिया होगा जहाँ पे सहारा डेजर्ट को कवर किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि नासा के सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस शेयर किए हैं और वो शॉकिंग इमेजेस हैं। जो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म, सबसे सूखा ड्राई डेजर्ट माना जाता है, वहाँ पर लगातार हरियाली बढ़ती चली जा रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं। एक समय पर वहाँ पे जंगल हुआ करता था, लेकिन बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से यह हालत हो गई और अब फिर से क्लाइमेट चेंज की वजह से ही दोस्तों यहाँ पे हरियाली हो रही है। अब ये हरियाली होना इस पूरे रेगिस्तान के अंदर में अच्छी बात है या हमारे लिए बुरी बात है, संकट का एक पूरा कह सकते हैं कि दिखा रहा है। तो ये सब सिनेरियो क्या है, इसको मैं इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ऐसी खबरें आपने देखी होंगी कि जो सहारा डेजर्ट है वो धीरे धीरे हरा हरा होने वाला है।
और अभी यहाँ पर पेड़ पौधे इस तरीके से उग चुके हैं कि सैटेलाइट से जो इमेज इकट्ठी हो रही है उसमें यहाँ पर ग्रीन कलर के पैचेस खुद नासा के सैटेलाइट ने दिखाए हैं। और ये बात आपने खुद भी देखा होगा, पहले से ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर हो रहे हैं कि आने वाले समय पर दुनिया का सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरह से हरा भरा, जंगल ही जंगल हो जाएंगे आने वाले समय तक। अब सवाल यह है डेजर्ट होता क्या है? सिंपल सी बात है, रेगिस्तान है, ये हमारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे हमारे दुनिया में बहुत सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। भारत में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ, डेजर्ट के बारे में पढ़ा देता हूँ, सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा आखिरकार कारण क्या है, ये सहारा डेजर्ट हरा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी समझाऊंगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो आप देख पाओगे, दुनिया भर के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन इस फोटो से भी बढ़िया फ़ोटो दोस्तों यहाँ पर ये वाला है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखी हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना सहारा डेजर्ट की, ये कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। तो ये है दोस्तों आपका पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका का जो ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा है, इस पूरे नॉर्थ वाले रीजन में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे, बहुत बड़े साइज़ का डेजर्ट है ये, दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट है ये, यहाँ पर याद रखना। तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ पर है? तो सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। लेकिन सवाल बन जाए कौन से देश में है? अब दोस्तों सभी को पता है ये नॉर्थ अफ्रीका में कोई एक देश तो नहीं है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर 55 देश हैं। तो ऊपर यहाँ पे सहारा वाले रीजन में जो भी देश आते हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, 11 कंट्रीज़ हैं। तो 11 देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। उन 11 देशों में आता है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशना, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान एंड टूनीशिया। ये सभी देशों में जो कि यहाँ पर इस वाले भाग में आते हैं, इन सब देशों में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। ठीक है। उसके अलावा बोला जाता है कि सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। यह हॉट लगाना मत भूलना, गर्म डेजर्ट की बात हो रही है, ठीक है, जो नदन अफ्रीका में है। अब इसको इतना गर्म क्यों बोला जा रहा है दुनिया का सबसे गर्म? कारण यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर दोस्तों दोपहर के समय पर 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ऊपर देख पाएंगे तो एंटार्क्टिक, आर्कटिक, ये आपके पोलर डेजर्ट्स कहलाते हैं। ये भी बड़े साइज़ के हैं, दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट हैं। लेकिन ये पोलर डेजर्ट जो ठंडे रहते हैं, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। एंटार्क्टिक और आर्कटिक की बात करें, जैसे आर्कटिक के नीचे आपको एंटार्क्टिक मिल जाएगा इस वाले पर्टिकुलर रेंज में, समझ गए? ये हमारे ठंडे वाले डेजर्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर एशिया के अंदर में गोबी डेजर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैंने सर्कल कर दिया, ये है आपका गोबी डेजर्ट। फिर उसके बाद में चिली के अंदर में एक डेजर्ट पाया जाता है, एटाकामा डेजर्ट। ये आप देख पाएंगे साउथ अमेरिका में है, इसको जूम कर देता हूँ, ये है चिली देश, यहीं पे है एटाकामा डेजर्ट। इसके बारे में ध्यान रखिए ना, क्यों? क्योंकि एटाकामा डेजर्ट दोस्तों एंटार्क्टिका के बाद में जो हमारा यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एक डेजर्ट है जो दिखाया नहीं है मैप में, एंटार्क्टिका के बाद में दूसरा ड्राइएस्ट डेजर्ट है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, ये माना जाता है, जहाँ पे बहुत कम यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा एक डेजर्ट आता है नामिब डेजर्ट। अब ध्यान रखिए, अफ्रीका के अंदर जो मेजर डेजर्ट्स हैं उनमें से 3 हमेशा इन डेजर्ट्स की बात होती है। अफ्रीका में 3 डेजर्ट्स हैं, कौन कौन से? एक है सहारा डेजर्ट जो सबसे बड़ा है, जिसके बारे में तो कोई नहीं भूलेगा। दूसरा है यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल बन चुके हैं। तीसरा डेजर्ट है यहाँ पर नामिब डेजर्ट। तो तीनों के नाम दिमाग में बैठा लो, रट लो, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नामिब डेजर्ट आपके सदर्न अफ्रीका में बताया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, 55 मिलियन ईयर्स पुराना है। इस वजह से इसको ओल्डेस्ट डेजर्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा, सबसे पुराना डेजर्ट नामिब, दोनों के दोनों अफ्रीका में ही प्रेजेंट है। जब बात करते हैं भारत की डेजर्ट की, तो भारत में मिलता है थार डेजर्ट। ये कहाँ पर है? आपको इस पर्टिकुलर राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। जो थार डेजर्ट, इसकी खास बात यह है, ये अभी तक का माना जाता है सबसे सिविलाइज्ड डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में। मतलब सिविलाइज्ड मतलब बहुत अच्छे से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से ही यहाँ पर कह सकते हैं ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाता है। एक सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे लोग आपको बसे हुए देखने को मिलेंगे लंबे समय से। तो ये थार डेजर्ट की यहाँ पर खास बात नजर आती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए डेजर्ट्स को लेकर। ध्यान रखिएगा, एटाकामा कहाँ है, सहारा, अरेबियन, नामिब, कालाहारी, थार, गोबी, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं। चलिए आगे आते हैं। अभी हम सहारा डेजर्ट की बात कर रहे थे, तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी दोस्तों बताई जाती हैं, वो फैक्ट आगे हम डिस्कस करेंगे।
अभी जैसे मैं बता रहा था ना, सहारा डेजर्ट 11 देशों में फैला हुआ है। वो 11 देश कौन कौन से हैं, ये वो 11 देश आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये अफ्रीका का ऊपरी वाला भाग, इस रेंज में ये डेजर्ट पाया जाता है। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर हम जगह जगह देखते हैं डेजर्ट फैलते चले जाते हैं, ये सहारा डेजर्ट आने वाले समय पर हो सकता था यहाँ तक पहुँच जाता, यहाँ तक पहुँच जाता, डेजर्ट फैलता रहेगा। ये वाला डेजर्ट नहीं फैला, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आपने दोस्तों द अफ्रीकन ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में पढ़ा होगा। होता यह है, ऊपर यहाँ पे अफ्रीका के नदन वाले हिस्से में है सहारा डेजर्ट, और नीचे वाला यहाँ पर जो इसका सदर्न पोर्शन है वो पूरा का पूरा हरियाली से भरा हुआ है। क्यों, बीच में यहाँ पर एक ग्रीन वॉल आ जाती है। ग्रीन वॉल मतलब पेड़ पौधों की एक बहुत ज़्यादा थिक वॉल है। ट्री प्लांटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस डेजर्ट को, इस रेगिस्तान को इधर बढ़ने से रोक देता है। तो क्वेश्चन बन जाए ग्रेट ग्रीन वॉल कहाँ पर है, तो वो भी अफ्रीका में है, और इन सब देशों से यहाँ पर ये वो पूरी वॉल गुजरती है जो सहारा डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों सहारा डेजर्ट को जो आप देखोगे तो ये जो वर्ड है ना सहारा, ये बेसिकली अरेबिक वर्ड से लिया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह मैंने बताया कहाँ तक पहुँच जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सैंड्यून्स, रेत के टीले ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ से बने हुए हैं। सॉल्ट फ्लैट्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके अलावा इस पूरे सहारा डेजर्ट में जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन का, वो यहाँ पर कुछ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ख़त्म हुए हुए वॉल्केनो है, जिसका नाम है माउंट कूसी। ये चाड के अंदर में प्रेजेंट है, जिसकी हाइट लगभग 3415 मीटर है। वो भी सहारा डेजर्ट में आता है। और इसी सहारा डेजर्ट में कई सारे प्रकार के एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कैमल, गोट, चीता, उसके अलावा गैजल्स, ऑस्ट्रिच, फेनिक फॉक्स, मॉनिटर लेजर्ड्स, ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान में रख सकते हैं। जितनी भी बातें बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नाउ सवाल यह है कि सर अभी तक हमने सहारा डेजर्ट के बारे में लगभग सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को समझ लिया है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि हमने जिस वजह से न्यूज़ कवर की है कि सहारा डेजर्ट हरियाली में पूरी तरह से कवर हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो कारण देखिए दोस्तों, खबर यह है कि नासा की जो सैटेलाइट इमेज है उसने ये रिवील किया कि सहारा डेजर्ट में खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, हरियाली हो रही है, उसके पीछे का रीज़न है भारी बारिश। पिछले कुछ समय में सहारा डेजर्ट में ऐसी बारिश हुई है जो कई सालों में नहीं देखने को मिली है। 400 गुना ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से ये हरा भरा डेजर्ट पूरी तरह से ये पीला पीला जो डेजर्ट था रेत का, वो यहाँ पर आज के समय पर हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। ग्रीन पैचेस इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक समय पर ये पूरा हरियाली से भरा हुआ करता था, जंगल वगैरह हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से गर्मी ने इस पूरे डेजर्ट को खा गया। आज ये ऐसा दिखता है रेगिस्तान, लेकिन अब वापस से यहाँ पर ये पहले की तरह हो रहा है, हरियाली होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, सर ये जो हरियाली हो रही है क्या इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि हरियाली हो रही है मतलब अब तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नहीं, साइंटिस्ट का कहना यह है कि देखिए ये ना एक चिंता का विषय है और इस पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी बारिश का अनुमान किसी ने कभी नहीं लगाया था। 400 गुना ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, 400% के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बताया जा रहा है कि ये एक बस खाली शुरुआत है, अभी पहले ही बारिश हुई है और अभी जो आगे बारिश होगी वो भयंकर होगी। अभी कई सारे रीजन में फ्लड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अल्जीरिया, लीबिया के अंदर में। जो फ्लड्स अब आएंगी वो और ख़तरनाक होंगी, जो क्योंकि वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय से बारिश ही नहीं पड़ी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं जो इन सब चीज़ों को झेल सके। और अभी जो बारिश पड़ी उससे बहुत सारी बिल्डिंग से गिर गई, लगभग 40 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, 40 लाख लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ा है। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नंबर है। और वो भी बताया जा रहा है ये भी शुरुआत है बस खाली। तो ये फ्लड सिनेरियोज और डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, बड़ा जो इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह को वहाँ पे डुबा सकते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है, समझ गए? तो सहारा डेजर्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम ध्यान में रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्या सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है? कहोगे नहीं। कहोगे अभी तो आपने बोला था नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बोला है दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट। जब हॉट वर्ड लग जाएगा तो हाँ बिल्कुल सहारा डेजर्ट है। वैसे अगर पूरी काउंटिंग करेंगे तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। उससे पहले एंटार्क्टिक और आर्कटिक, इसको हम एज अ डेजर्ट ही देखते हैं। कोई है नहीं वहाँ पे, सेटलमेंट्स वगैरह बहुत कम है, तो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो एक कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन सहारा हॉट डेजर्ट है। ठीक है, बाकी रेत के टीले वगैरह के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो अरब्स हैं इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इस पूरे डेजर्ट को 7th और 8th सेंचुरी के बीच में कॉन्क्वर कर लिया था, इनके अंडर में आया करता था।
साइंटिस्ट का मानना यह है कि आने वाले 15,000 सालों में पूरा का पूरा यहाँ पे एक जंगल सा हो जाएगा, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर होगी। अगेन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। समझ गए? तो ये जो वर्ड है ना सहारा, ये भी अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट डेजर्ट। खतरनाक बात यह है कि इस सहारा डेजर्ट में बहुत सारा ऑयल और गैस डिपॉजिट प्रेजेंट है, स्पेशली अल्जीरिया और टूनीशिया वाले रीजन में। यानी यहाँ पर अल्जीरिया हो गया, इधर टूनीशिया हो गया, इस वाले रीजन में बहुत सारा ऑयल गैस देखने को मिलेगा इसी डेजर्ट के अंदर में। इतना ही नहीं, इस पूरे डेजर्ट में मोरक्को वाले रीजन में फॉस्फेट के डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ हिस्सों में अभी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो लाइफ को सपोर्ट करता है सारा डेजर्ट, ऐसा नहीं है। बट पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम से इन सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने एक थंबनेल वाले आर्टिकल में कम से कम 10 से 12 मिनट यहाँ पे कवर कर दिए, क्या इतना वर्थ है टाइम देना इस आर्टिकल को एग्ज़ाम के लिए? क्या इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बस खाली आपने ऐसे ही पढ़ा दिया। देखो, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस देखना। 2016 में यूपीएससी ने यहाँ पे सवाल पूछा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 का, आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहला बोलता है क्या दुनिया में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है? ये सही बात है, अभी पढ़ा। क्या ये अफ्रीका के नदन हिस्से में प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल, नदन हिस्सा अफ्रीका का ऊपर वाला भाग है, अभी हमने पढ़ा। क्या यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलती है, कम बारिश होती है? अभी तक यही सिनेरियो था, बारिश वगैरह होती नहीं थी पहले, 2016 का क्वेश्चन है, इस बार हुई है। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या है? ऑल आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितना सरल है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होगी तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 2016 के बाद 2017 को छोड़कर 2018 में फिर से सहारा डेजर्ट को लेकर क्वेश्चन आ गया। सवाल यह था, विद रेफरेंस टू द ज्योग्राफी ऑफ द सहारा डेजर्ट, कि बताइए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है क्या सहारा डेजर्ट कई सारे देशों में फैला है? हाँ बिल्कुल, 11 देशों में फैला है, अभी हमने पढ़ा, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। ये अगर साउथ अफ्रीका कर देते ना तो मामला ख़राब हो जाता। दूसरा वाला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सहारा डेजर्ट है यहाँ पर हाई और लो एलिवेशंस दोनों देखने को मिलेंगे, मतलब ऊंचा और ऊंची जगह, छोटी और नीची जगह दोनों देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पे बहुत सारे टीले वगैरह भी हैं, बहुत सारे एलिवेशंस, माउंटेन पॉइंट भी हैं जो ख़त्म से हो चुके हैं, वोल्केनो। यहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स नजर आएंगे, जी बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे सही है, तो ऑल आर ट्रू, 1, 2 एंड 3। देखा 2018 में, कहानी यहीं रुकती है। 2020 में फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब की बार इंटरेस्टिंग तरीके से। इस वजह से मैं बार बार जब आपको अभी ये डेजर्ट वाला फोटो दिखा रहा था ना, कौन सा वाला फोटो याद आ रहा है आपको? मैंने एक फ़ोटो ये वाला दिखाया था जिसमें मैंने बोला आपको ये तीनों डेजर्ट ध्यान रखना, अफ्रीका के 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, नामिब, कालाहारी और सहारा डेजर्ट। ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा था, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, वो भी 2020 का। सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ये पूछ लिया गया। कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और एटाकामा डेजर्ट। बताओ चारों में से कौन सा डेजर्ट, मतलब कौन कौन से हैं जो अफ्रीका में है? तो कालाहारी भी है, नामिब भी है, सहारा भी है। तो आंसर आपका 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, एटाकामा कहाँ पर है? ये चिली में है, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्टली। उसके अलावा बात यहीं रुकती है। देखो मेंस के सवाल देखो, मेंस में 2015, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखो डेजर्ट को लेकर, वैसे यहाँ पे पूरा सहारा डेजर्ट को नहीं, डेजर्ट को लेकर पूछा गया है। वैसे सहारा डेजर्ट को लेकर भी पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे पूछा गया है इंपॉर्टेंस बताइए थार डेजर्ट का हमारे एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से। दूसरा, जो डेजर्टिफिकेशन के कारण बताइए क्या हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कैसे पड़ा डेजर्ट इकोसिस्टम में। अरे इसमें तो आप भर भर के यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा है सारा डेजर्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा ऐसे ही दोस्तों और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताइए यहाँ पर सारा डेजर्ट का, कई सारे ऑयल गैस प्रेजेंट है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा इसके बारे में। फिर उसके अलावा कैसे जो डेजर्टिफिकेशन है वो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा, ये बताइए कैसे लड़ सकते हैं। देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, ये सब एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल से PDF में कंपाइल करके दोस्तों दिया जाता है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट आपका सिक्योर हो जाता है।
तो कहने का मतलब है करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। वो ग्रुप आपका वेबसाइट की तरह काम करेगा जहाँ पे हमारे इस चैनल का सभी कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी चीज़ें सर्च करनी हो पुरानी भी आप आराम से पढ़ सकते हो उन सब चीज़ों को। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 रुपीज़ में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और डेली बेसिस पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना। जब संतुष्ट हो जाओ तब जाकर यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी यार एक काम छोटा सा कर सकते हैं, इतनी मेहनत लगती है कंटेंट को प्रिपेयर करने में, तो मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 2 बहुत काम का है और यहाँ से भी यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, बताऊंगा आगे। तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है, पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एक पर्टिकुलर पैनल की जिसका नाम है CAQM, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो बॉडी है स्पेशली एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम करती है, यानी जो वायु प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसको काउंटर करने के ऊपर में फोकस करती है। तो कल फ्राइडे था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो ये कमीशन है इसके इफेक्टिवनेस को लेकर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और यहाँ पे पूछा कि भाई आप पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपको डायरेक्शन दिया गया है और आपके जो नियम वगैरह कानून हैं जो सभी को फॉलो कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहा है कोई नहीं फॉलो कर रहा, फिर भी पोल्यूशन कर रहे हैं। तो जितने भी वॉयलेटर्स है जो नियम के उल्लंघन कर रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ एक्शन लो, तभी तो यहाँ पर ये पोल्यूशन को काउंटर किया जा सकेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ये पूरा डिस्कशन हुआ। कोर्ट ने यहाँ पर इस कमीशन को एक्यूज़ किया है, कमीशन के ऊपर में यहाँ पर इल्ज़ाम लगाएं कि ये कमीशन अपने नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, अपने एक्शंस के हिसाब से यहाँ पर नहीं चल रहा है। जिसका काम है पोल्यूशन को काउंटर करना, वही यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहा। कम से कम इसको सोचना चाहिए था जो पराली जलाई जा रही है उसको कैसे काउंटर करना है। तो इस बॉडी को यहाँ पर ये सपोर्ट करना चाहिए था। अपने स्पेशली दिल्ली वाले नेबरिंग रीजन्स के को तो देख सकता है ना, क्योंकि इस बॉडी को बनाया ही इस पर्पज़ के लिए था कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले रीजन में पोल्यूशन को काउंटर करने का ये काम करेगा। तो ये तो दोस्तों हमारी न्यूज़ है जो लगातार खबरों में चल रही है और आज भी यहाँ पर अखबार में प्रेजेंट है। लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा और सवाल कैसे पूछा जा सकता है, ज़रा ये सुनिए। सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड फैक्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या। तो CAQM दोस्तों हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर में, जिसका मेन काम है जो भी हमारी क्वालिटी इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जैसे मैंने बोला हमारा नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली के आसपास के रीजन, उसके सराउंडिंग एरियाज़ की बात हो रही है। उन सब रीजन्स के अंदर में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको काउंटर करने का काम करता है CAQM। इस बॉडी को बनाया गया था साल 2021 में एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट। इसके माध्यम से यहाँ पर इसको तैयार किया गया और नाम यही था, बस खाली एयर क्वालिटी को मैनेज करने का काम इसका देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है इसका उद्देश्य क्या है, जो एयर क्वालिटी है उसको मैनेज करना और उसको इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना सभी के साथ में मिलकर। फिर बात आती है इस बॉडी के फंक्शंस की। तो फंक्शंस में सबसे पहला काम इसका होता है कि नई नई पॉलिसीज़ बना सकता है, नीतियाँ बना सकता है, नई रणनीतियाँ बता सकता है कि कैसे हम एयर पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। फिर बात आती है मॉनिटरिंग की। जो हमारा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है उसको एक बार देखने का अच्छे से काम कर सकता है, जो भी नियम कानून है उनको लागू कर सकता है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ में, एयर क्वालिटी के उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन की। तो ये बॉडी दोस्तों यहाँ पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो दूसरी राज्य सरकार है उनके साथ मिलकर काम करती है, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि एयर पोल्यूशन केवल एक जगह की दिक्कत थोड़ी है, बहुत सारी जगह की दिक्कत है। तो उनके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स को लेकर चलना, इसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है। फिर लास्ट फंक्शन है इसका पब्लिक अवेयरनेस का, यानी कि ये जो बॉडी है क्या करती है, लगातार जागरूक कर रही होती है लोगों को। पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, केवल एक अकेली बॉडी या अकेला इंसान ही यहाँ पर अच्छे से एयर क्वालिटी मैनेज नहीं कर पाएगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सबको मिलकर पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा, तभी अच्छे से ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। फिर उसके बाद दोस्तों इस बॉडी के पावर्स के बारे में बात होती है, इसकी ताकत क्या है। ये जो कमीशन है इसके पास में ये पावर है कि ये पेनल्टीज़ वगैरह लगा सकता है, हाई पेनल्टीज़ चार्ज कर सकता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति एयर क्वालिटी के नियम कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाओ, जुर्माना लगाओ।
फिर बात आती है इम्पोर्टेंस की। तो दोस्तों यहाँ पर इस बॉडी का इम्पोर्टेंस यही है कि अलग अलग स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेट करके पॉल्यूशंस को रोकने का काम करना, व्हीकल से जो एमिशंस हो रहे हैं उसको काउंटर करना, इंडस्ट्रियल से जो यहाँ पर पोल्यूशन रिलीज हो रहा है उसको काउंटर करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जो यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है उसको यहाँ पर काउंटर करना, उन सब के लिए नए नियम नई पॉलिसीज़ को मेंटेन करना। ऐसे दोस्तों कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो इस बॉडी ने शुरू करे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वेहिकुलर एमिशंस, इनके ऊपर में कंट्रोल लगाने की पूरी कोशिश की है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों जो एयर पोल्यूशन है, जो ये वायु प्रदूषण है, वो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। और आज स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जान भी जा रही है। कई सारी डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। कारण क्या है? आज लोग लगातार बूढ़े होते चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से लगातार जो स्किन है वो एजिंग सी दिखाई देती है। लंग डिजीज़ हो सकती है, अस्थमा, लंग कैंसर, लंग डेवलपमेंट, निमोनिया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी। डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाती है। ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। ये इसके हेल्थ हार्म्स की बात कर रहे हैं। समय से पहले यहाँ पर बच्चे का जन्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ। जब जन्म ले रहा है तो यहाँ पर बर्थ वेट बहुत कम है, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हेल्दी बेबी जन्म नहीं ले पाता। हार्ट डिजीज़ लोगों को हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्ट्रोक, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, डिमेंशिया, क्योंकि उसी एयर पोल्यूशन में लेड जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा हमारे बॉडी में जा रही हैं और हमारे दिमागी विकास को रोक रही हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, लोगों को भूलने की बीमारी हो रही है, स्ट्रोक हो रहा है। तो ये इसके नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहोगे क्यों पढ़ा है हमने ये? चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस आर्टिकल में हमारा मेन जो रोल है, क्या पढ़ना था? CAQM। तो CAQM क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, इसको लेकर हम एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेंगे, चलिए दोस्तों मेरे साथ में ये कवर कीजिए। देखो UPSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, GS पेपर नंबर 1 2021 का सवाल है ये। 2021 में सवाल ये पूछा गया, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द एनवायरमेंट। जो शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए, तो उससे एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये बताइए। 2021 का सवाल है, इस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे CAQM के बारे में। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आप CAQM का रोल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताना है ना शहरीकरण का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे CAQM का रोल मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ये बॉडी हमारे शहरों में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे CAQM मेंशन किया जा सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये आर्टिकल, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो। फिर आप देखोगे GS पेपर नंबर 3 2020 में एक और सवाल बना। सवाल यह है कि व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। कौन कौन से तरीके हैं जिसको लेकर चला जा सकता है जिससे हम वायु प्रदूषण को अपने शहरों में कम कर सकें। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप CAQM के जो इनिशिएटिव हैं, जहाँ पे व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स रिलीज हो रहे हैं, उन सबको कम करने की बात कर रहा है, तो वो सब चीज़ें CAQM की ये इनिशिएटिव मेंशन कर सकते हैं। फिर इतनी नहीं दोस्तों, ये देखो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ 2021, 2020, उसके अलावा 2019 में फिर से एक सवाल पूछा गया। सवाल यह है कि बताइए भारत में वायु प्रदूषण के सोर्सेज क्या क्या हैं मेन, और कैसे जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे CAQM का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फिर इतना ही नहीं, 2020 में एक और सवाल देखने को मिलेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कैसे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर कैसे इस प्रदूषण की समस्या से लड़ सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर फिर से CAQM का जो मेन रोल है, जहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करने की बात कर रहा है। मैं बार बार बोल नहीं रहा था स्टेट्स को साथ में लेकर आना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अगेन मेंशन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आप देख पा रहे होंगे 2021, 20, 20, 19 4 मेंस के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। चलिए इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे आगे देखिए और कितने कितने सवाल आए हुए हैं। एक आर्टिकल ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एडिटोरियल है आज का, डिले एंड बेल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मैटर क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले भी द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, जहाँ पे बात हो रही थी जो बेल लॉज हैं उसके अंदर में सुधार किया जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहले एक बार मैटर को डायग्नोस कर लें, उसके बाद। दोस्तों समस्या क्या, पहले ये सुनिए। समस्या यह है कि आज ना भारत के अंदर में जितने भी जेल हैं, जो हमारी प्रिजन्स हैं, उसके अंदर जो कैदी हैं, तो कैदी की संख्या बहुत ज़्यादा है और जेल की संख्या कम है। इस चक्कर में जेलों में ओवर क्राउडेडनेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर कैदी भरे हुए हैं छोटी छोटी जेलों में। अब छोटी सी जेल में कैदी पूरी तरह से भर जाएंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है।
हमारे पास में जेलों का शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज हमको देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि भाई कैदी आखिरकार हैं कौन से। तो देखा गया है आधे से ज़्यादा कैदी दोस्तों यहाँ पर अंडर ट्रायल वाले हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। देखो, एक होता है यहाँ पर पूरी तरह से उसको दोषी साबित कर दिया गया है और उसको जेल में डाल दिया गया है, और एक यहाँ पर अंडर ट्रायल है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी वो दोषी साबित नहीं हुआ है लेकिन वो जेल में बंद है। तो अंडर ट्रायल वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि भाई जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए थोड़ा रिफॉर्म्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जेल में जब सिचुएशन खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू हमें फेस करना पड़ रहा है, तो भैया आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बेल क्यों नहीं देते। आप बेल पे थोड़े समय के लिए छोड़ दो। आप बेल मतलब ऐसा थोड़ी उसको निर्दोष साबित कर दिया, बेल मतलब चलेगा वो यहाँ पर अभी, अब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बस खाली यहाँ पर ये बोला गया आप जेल नहीं, घर पे रहिए, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब आपको आना पड़ेगा कोर्ट में भी या पुलिस स्टेशन में भी, जब जब इन्वेस्टिगेशन में आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो होता है बेल। तो इस बेल को लेकर कई सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंदर में अरेस्ट को लेकर, गिरफ्तारी करने को लेकर जो प्रावधान है वो आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 मतलब प्रावधान क्या है इसमें, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक इंसान है जिसने कोई, मान लो उसके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा है, तो उसको अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, डिटेंशन करना है, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात होती है। जैसे एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति है जो यहाँ पे अपराधी साबित हुआ है और ट्रायल वगैरह सब कुछ हो चुका है, कोर्ट में वो मुजरिम साबित हो गया, अब उसको सीधा पनिशमेंट देना, वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। अब एक होता है यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जहाँ पर एक व्यक्ति है बिना ट्रायल, उसका कोई ट्रायल वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, और कोर्ट के माध्यम से भी अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुआ है, बस खाली उसको कस्टडी में रखा गया है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये कुछ प्रोविजंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलती है इन कैदियों को। तो जैसे यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला केस है कि अभी कुछ मुजरिम साबित नहीं हुआ है, उससे पहले यहाँ पर लग रहा है कि हाँ वो कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शक है, उसके आधार पर आपने कस्टडी में ले लिया है, तो ऐसे वाले केसेस में बेल दी जा सकती है, ये यहाँ पर मेंशन किया है। तो बेल के बारे में आपको पता है हमारे सीआरपीसी में मेंशन है, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, इसमें बेल के बारे में मेंशन किया गया था। अब बेल का पूरा वर्ड डिफाइन नहीं किया है, बस खाली अपराध बताया कि कौन सा बेलेबल अपराध होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा, किस में बेल मिल सकती है, किस में बेल नहीं मिल सकती। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सीआरपीसी बदल चुका है, अब हम सीआरपीसी फॉलो करते नहीं हैं, तो ये बेल वाला प्रोविजन बीएनएस में जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ना, नया वाला लॉ है, उसमें जा चुका है। अब ध्यान रखना ये भी है कि भारत में जो बेल होती हैं वो बेल कई प्रकार की होती हैं। जब हम मेजरली बात करते हैं 5 प्रकार की बेल आपको नजर आती हैं। एक होती है रेगुलर बेल, जो कोर्ट आराम से यहाँ पर ऑर्डर देकर, एक व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया है, पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट ऑर्डर देगा और उसको रेगुलर बेल, यानी कि जो रेगुलरली मिलती है उस बेल पे छोड़ा जा सकता है उस इंसान को। फिर एक होती है इंतरिम बेल, यहाँ पे जो कोर्ट है वो टेम्पररी बेसिस पे थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये बेल देता है, इंतरिम बेल, ध्यान रखिए। फिर एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल, एक इंसान जब अरेस्ट हो रहा होता है तो अरेस्ट से पहले यहाँ पे उसके पास में एक प्रोविजन होता है बेल मांगने की। तो अरेस्ट से पहले जो बेल मिल जाती है, मान लो किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा, उसने बेल के लिए पहले अप्लाई कर दिया, फाइल कर दिया एप्लीकेशन, तो अगर उसको बेल जो मिल जाती है वो कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, यानी अरेस्ट होने से पहले बेल मिलना। फिर एक होती है डिफ़ॉल्ट बेल, जहाँ पे पुलिस, क्योंकि अभी बेल मिलना कैसे है देखो समझना ना, क्योंकि वो बेल जब दी जाती है मतलब वो इंसान पूरी तरह से मुजरिम साबित नहीं है। मुजरिम साबित होता तो भाई उसके ऊपर में एक्शन लिया गया होता, उसको सज़ा मिल रही होती। अब एक होता है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल कब दी जाती है, जब पुलिस वाले जब एक केस को देख रहे होते हैं, उनको एक टाइम दिया जाता है, अपने वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। मान लो 90 डेज़ का टाइम दिया कि भाई आप मुजरिम साबित करो, सारे सबूत हमारे सामने रखो, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पुलिस मान लो फेल हो जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, तो जब उस व्यक्ति को पता है कि हाँ मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट बेल की मांग कर सकता है और दिया भी जाता है डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चौथा प्रकार हो गया। फिर एक होता है मेडिकल बेल, जो मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पर है ना, मेडिकल कोई यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो चुका है किसी के साथ में, तो उस समय जो बेल दी जाती है वो मेडिकल बेल होती है। बाकी बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में सीआरपीसी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला है सीआरपीसी वाला जो मामला है वो बीएनएस में ट्रांसफ़र हो चुका है। जो भी बेल वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने अपने पुराने वाले सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, ये सब चीज़ें हटा दी हैं, उसकी जगह हमारे पास में नए
कानून आ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे बीएनएस के अंदर में जो आईपीसी है ना, उसको रिप्लेस करा था हमने और उसकी जगह बीएनएस लेकर आए थे। वैसे ही जो सीआरपीसी है उसको हमने रिप्लेस करके बीएनएसएस लेकर आए थे। तो बेल वाला प्रोविजन यहाँ देखने को मिल जाएगा सीआरपीसी का। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको हटा के हम यहाँ पर ये अधिनियम लेकर आए। समझ गए? तो मतलब कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया गया, कुछ चेंजेस कर दिए गए, उसके हिसाब से यहाँ पर ये पूरा मामला देखा गया। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि लंबे समय से भारत में ये जो अंडर ट्रायल बेल दी जाती है ना, इसको लेकर सुधार करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लगातार हम लोग रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, इस बात को यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस देखा था, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 का, और इस केस में हाईलाइट भी किया कि भारत के अंदर जो बेल सिस्टम है उसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसी है। उन सब इनएफिशिएंसी को टैकल करना होगा अगर हमें अपने जेल का पूरा सिस्टम को सुधारना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। तो नहीं तो फिर भैया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स उनको सज़ा दी जा रही है, उसमें सही मेथड्स नहीं अपना रहे हैं हम। समझ गए? तो इसके में अंदर हमें बेल जो लॉज है उसमें रिफॉर्म करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ। मैं तो फिर भी ये बोल रहा था कि भारत में आधे से ज़्यादा जो कैदी हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेंशन कर रखा है 75% से ज़्यादा इंडियन प्रिजन जो पॉपुलेशन है, जो कैदियों की संख्या है, वो अंडर ट्रायल है। और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बेल सिस्टम के साथ में, क्योंकि इनको बेल नहीं दी गई, जेल में ही बंद है। तो इस चक्कर में यहाँ पर अभी अंडर ट्रायल बेसिस पर ही यहाँ पर वो केस चल रहा है। अभी बेल दे देते तो घर पे बैठे होते, जब ज़रूरत होती तब कोर्ट में आ जाते, सुनवाई हो जाती केस की। तो यही चीज़ हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से भारतीय जेलों में ओवर क्राउडिंग रेट बढ़ रहा है। आज 118% से रेट बढ़ रहा है। तो ये समस्या है नहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। तो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहले इसका सुधार करना होगा। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात आता है कई सारी और भी चीज़ों पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस दे रखी हैं कि भाई बेल, आप देखिए, मतलब बेल हो सकता है, किसी इंसान को मना किया जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेल दिया जा सकता है। बेल को डिनाई भी किया जा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन ये देखा जाता है अपराध किस लेवल का है। छोटे मोटे अपराध वाले भी आपने यहाँ पर जेल में बंद कर रखे हैं, है ना, मतलब कि जिन पे मतलब अंडर ट्रायल वाला केस चल रहा है, तो आप बेल पे उनको रिलीज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर जेल का सिनेरियो थोड़ा सा संभलेगा, चीज़ें इंप्रूव हो पाएंगी। ठीक है? क्योंकि आज हमारे पास में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर टैकल किया जा सके। और इतने सारे लोगों को टैकल ना किया जा सके, मतलब कि करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने जितने भी प्रोविजंस उसको फॉलो करते हैं तो। क्योंकि बोला जा रहा है इसमें से 14% केसेस ऐसे हैं अंडर ट्रायल्स वाले जो बेल कंडीशंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और कई सारे पता है केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो व्यक्ति जो अंडर ट्रायल वाला है उसको खुद जानकारी नहीं होती है कि हाँ मैं छूट सकता हूँ या छूट जाऊँगा, तो भी यहाँ पे मतलब बंद है, वो अरेस्ट है, जबकि उसे पता है कि यहाँ पर वो बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उसके बारे में, है ना, उसको यहाँ पर छूट दी जा सकती है। लेकिन फिर एक्चुअल में वही है ना सिनेरियोस कि हमारे पास में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। अब देखिए ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेल के ऊपर में, जीएस पेपर नंबर 2 2019 का यहाँ पर एक सवाल है मेंस का। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग बेल। ये समझिए, जो आपको पढ़ाया है एज इट इज़ आप यहाँ पर चेप सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बताना है बेल का कि भाई क्या है कॉन्सेप्ट, फिर आपने बताना है कि भाई जो हम बेल नहीं देते हैं उसका इम्प्लीकेशंस क्या देखने को मिल जाएगा। समझ गए? उसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेल के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है। फिर देखिए जीएस पेपर नंबर 2 में 2016 का एक और क्वेश्चन है, 2019 में तो आया, 2016 में फिर से एक सवाल पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फीचर्स क्या हैं और यहाँ पे हमारे बेल का क्या रोल है, बेल का क्या अहम रोल है वो यहाँ पर बताइए। देखिए अगेन वही सवाल। फिर इतना ही नहीं, 2020 में आप देखो फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम व्हाइल बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर कोई अपराधी है, ठीक है, जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम लगा है, और दूसरी तरफ पीड़ित है, विक्टिम है जिसने इल्ज़ाम लगाया है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं और ये यहाँ पर एक्यूज़ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हम क्या चीज़ें लेकर चल सकते हैं जहाँ पे जो विक्टिम, जो पीड़ित है, उसके साथ भी न्याय हो जाए, और जो एक्यूज इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसके राइट्स भी, यानी उसके हक की भी हम सुरक्षा कर सकें। तो ऐसा में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है।
एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बेल के बारे में बता सकते हैं कि जो बेल कैसे, जो ये बेल के डिसीजन है वो कैसे विक्टिम के राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, कैसे एक्यूज के राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए हमें फेयर एंड जस्ट सिस्टम की ज़रूरत है, अच्छे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे दोनों के राइट्स का ध्यान रखा जा सकता है। तो वो 2020 का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे। इतने नहीं, 2022 में फिर से यूपीएससी ने एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 आपके संविधान के अंदर में, जो आपको यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी देता है, तो इसका इंपॉर्टेंस बताइए। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? यहाँ पर बेल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे जो बेल सिस्टम है वो इससे रिलेट होता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको चांस मिलता है कि आप एक बार बता सकते हैं पर्सनल लिबर्टी और बेल का रिलेशनशिप बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कितने बड़े रोल प्ले कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक और क्वेश्चन ऐसा है जो आप आराम से हैंडल कर पाएंगे, वो भी इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे जो हमने पढ़ा है अभी। फिर बाद में आता है एक और आर्टिकल यहाँ पे, जहाँ पे बात हो रही है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों अभी परमानेंट सीट को लेकर भारत को सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बाकी आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 आपके उसमें परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो परमानेंट सीट की मांग कर रहा है इंडिया के साथ साथ यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ भी इकट्ठी हो चुकी है, जिसमें G4 ग्रुप आ चुका है ना, जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, जापान भी साथ में आ चुके हैं भारत के। ये कह रहे हैं हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यूके ने बोला ठीक है, फ्रांस भी हमको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो देखेंगे फिलहाल आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है कि जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक परमानेंट सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब दोस्तों आज का सेशन हमारा इतना ही है, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर में कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। जो भी थे वो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करके दिए हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में, विद प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप खुद देख सकते हैं, आज का अखबार में कोई ज़्यादा काम का मिलेगा नहीं। जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो इतना ही था। बाकी फालतू की खबरें तो बहुत सारी हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं है कोई। फिर बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए थे कि जो रेड सी है क्या वो लेबनान से वेस्टर्न साइड में बॉर्डर को शेयर करता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है क्या सीरिया और इजराइल लेबनान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। जी सही बात है। अगर आप लेबनान को देखेंगे तो लेबनान का वेस्टर्न साइड कौन सा हो गया, ये वाला। तो जो वेस्ट साइड है क्या यहाँ से रेड सी आता है या मेडिटेरेनियन सी आता है? याद करो कल आपको पढ़ाया था। अरे यार मेडिटेरेनियन सी आता है ना। यह है आपका लेबनान छोटा सा, ये आप देख पाओगे। तो इधर कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी है। बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लेबनान 2 कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। एक तो यहाँ पर सीरिया है, दूसरा इजराइल है। तो केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन का जवाब तो दिया करो यार, है ना। जो नहीं पता है वो मानता हूँ एक बार आलस आ जाता है, पढ़ के दे सकते हो वैसे उसका भी जवाब, लेकिन देते नहीं है। लेकिन जिसका बारे में पता है प्लीज़ उसके आंसर्स दिया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।